हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए, आज जो हम करने वाले हैं वो समझने वाले हैं वैदिक पीरियड के बारे में। ठीक, कल हम आपसे चर्चा किए थे कि भाई जो वैदिक पीरियड है, वैदिक पीरियड को दो भाग में बांटा गया है। एक पूर्व वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ठीक, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में हम कुछ चर्चाएं किए थे। जैसे पूर्व वैदिक काल में चीजें अच्छे थे, सरल तरीके से चल रही थी। उत्तर वैदिक काल में लोगों का थोड़ा सा ग्रेड बढ़ा। ठीक है, लोगों की अर्थव्यवस्था तेज हुई और भी समाज में कई सारे परिवर्तन हुए, राजनीतिक परिवर्तन हुए, सामाजिक परिवर्तन हुए, धार्मिक परिवर्तन हुए, ठीक है, आर्थिक परिवर्तन हुए। तो अगर हम वैदिक काल से ऋग्वेद सॉरी पूर्व वैदिक काल से अगर हम उत्तर वैदिक काल की तरफ जाते हैं तो हम देखेंगे कि किस तरह से समाज किस तरह से समाज चेंज हुआ है। ठीक है, तो कल हम बस आपको हल्का सा एक झलक दिखाए थे। ठीक है, बताए थे कि भाई चीजें क्या है, कैसे है, क्यों है। ठीक, वो थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन था। आज हम डिटेल में बात करेंगे कि भाई वैदिक काल में जो पूर्व वैदिक काल था उस समय का समाज कैसा था। फिर आगे जब हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल तो वहां का समाज देखेंगे कि समाज वहां का कैसा था। ठीक, तो इन सारी बातों पर हम चर्चाएं करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले कल जो हम थोड़ा सा पढ़े थे उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल पढ़े थे भाई वैदिक काल, जो कि था 1500 से 600 बीसी तक का। लेकिन इस चैप्टर में हमको सफर तय करना है 600 बीसी से 600 एडी तक का। ठीक, फिर हम लोगों ने पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल के बारे में थोड़ा समझा था। ठीक है, और फिर देखा था कि भाई वैदिक काल को वैदिक काल ही नाम क्यों दिया गया। ठीक है, और उसके पहले हम देखे थे कि भाई आर्य जो आए वो किस किस तरीके से आए। ठीक, तो आर्यों के आगमन का जो सबसे सटीक थ्योरी दिए थे वो दिए थे सर मैक्स मूलर। इसीलिए हम देखते हैं कि भाई जो बुक में लिखा रहता है आर्य मध्य एशिया से आए हैं। ठीक, क्योंकि वो वहां का प्रमाण भी दिए थे भाई, बोगस का या विलेख का वहां से मिलना जो कि इनका आर्यों का था। ठीक है, तो इस बात को कहीं ना कहीं इंगित कर रहा था कि वहां रहते होंगे फिर वहां से यहाँ घसक के चल आए होंगे, है ना। और आए कैसे होंगे? छोटे छोटे कबीले के रूप में आए होंगे। बात समझ में आया? और आर्यो जो आर्य थे, आर्य को क्या कहते थे? आर्य को श्रेष्ठ कहा जाता था। ठीक है, अभी हम रिवीजन करा रहे हैं आपका। ठीक है, आप सुनते रहिए बस। आर्य को क्या कहते हैं? आर्य को श्रेष्ठ कहा जाता था। क्यों श्रेष्ठ कहा जाता था? आर्य को श्रेष्ठ इसलिए कहा जाता था क्योंकि आर्य ना संस्कृत भाषा के जानकार थे। ठीक है, संस्कृत में मत आते थे। और जो संस्कृत वाणी है वो देववाणी होती है। ठीक है, मतलब देवताओं की भाषा है। ठीक, संस्कृत जो भाषा है वो किसकी भाषा है? संस्कृत देवताओं की भाषा है। ठीक, तो अब देवता की भाषा आर्य बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आर्य लोगों को श्रेष्ठ माना जाता था। ठीक है, वैसे संस्कृत बहुत टफ होता है, सब मतलब नहीं पढ़ा पाता है ना, कोई भी जल्दी। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो आप देखेंगे कि संस्कृत पढ़ा लेते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो आर्य एकदम बढ़िया एकदम संस्कृत बोलते थे। ठीक है, तुम किम करोती, ठीक है, हम वैदिक काल पठती पठामी जो भी है ना, हम जा रहा हूँ पढ़ाने वैदिक काल। ठीक, मतलब इस तरीके से वो लोग अपना संस्कृत भाषा में बातचीत करते थे। हमको संस्कृत नहीं आता है। ठीक है, बात समझ में आ गया? करोती है ना, खरोती जो भी है, जितना भी चीजें है, करोती मतलब करना। ठीक है, पढ़ती पठत पठंती, यही थोड़ा बहुत याद है जितना भी है। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है कि जो आर्य थे वो ना उस संस्कृत भाषा बोलते थे। ठीक, और संस्कृत देवताओं की भाषा है, तो देवता लोगों की भाषा है तो टफ तो होबे करेगा। ठीक है, अच्छा, तो आर्य जब आए तो आर्य आने के बाद, जैसे आर्य आए तो एक कहाँ आए थे? आर्य मध्य एशिया से आए और सप्त सैंधव प्रदेश में आकर के बस गए। ठीक, जब आर्य सप्त सैंधव प्रदेश में बसे तो वहीं पे रचना उसने की वेद का। किसका किसका रचना किए थे? तो चार तरीके का वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चार तरीके का वेद बताए थे हम आपको। ठीक है, संस्कृत में बोले? ठीक है, क्या बोलेंगे? ऋग्वेदम, यजुर्वेदम, सामवेदम एंड अथर्ववेदम। ठीक है, तो जो आर्य थे, आर्य ने इन चार वेदों का रचना किया। ठीक है, कौन कौन सा? आर्यम चत्वारम वेदम रचती। ठीक है, गलत होगा तो अपना एडजस्ट कर लीजिएगा। नहीं, संस्कृत नहीं, हिस्ट्री क्लास है। आए देखिए, तो सामवेद सॉरी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद को चूंकि आर्य बहुत पहले रचना किए थे, है ना, ऋग्वेद की रचना आर्य बहुत पहले किए थे, इसलिए ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ठीक, और अथर्ववेद बहुत बाद में आया। सबसे लास्ट में किसकी रचना हुई? अथर्ववेद।
तो सबसे लास्ट में हुआ तो सबसे नया ही रहेगा, तो नवीन है ना अथर्ववेद, अप्राचीन ऋग्वेद। ठीक, बात समझ में आ गया। तो प्राचीन वेद में हम ऋग्वेद को देखते हैं और नवीन वेद में हम अथर्ववेद को देखते हैं। ठीक, आगे अब इसमें किन किन बातों का उल्लेख है, तो ऋग्वेद में हमको मंत्रों की चर्चा देखने को मिलती है। ठीक, जैसे गायत्री मंत्र भी कहाँ से मिलता है, ऋग्वेद से। ऋग्वेद के शायद तीसरे मंडल से हमको ऋग्वेद का उल्लेख मिलता है, सॉरी गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ठीक, ऋग्वेद के तीसरे मंडल से गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र क्या है, हाँ, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, है ना। ये आपका गायत्री मंत्र है जिसका उल्लेख हमको कहाँ से मिलता है, ये ऋग्वेद से। ठीक, यजुर्वेद, यजुर्वेद से यज्ञ की ऋग्वेद सामवेद ऐसे, ऋग्वेद फिर सामवेद फिर यजुर्वेद फिर अथर्ववेद। ठीक, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद और अथर्ववेद। सामवेद में किसकी चर्चा है, संगीत की। ठीक है ना, सामवेद में किसकी चर्चा है, संगीत की। ठीक है, मतलब संगीत का उल्लेख हमको कहाँ से मिलता है, साम में से। जैसे उसी में जैसे संगीत के 7 सुर होते हैं ना, सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक है, तो वो हम पा धा नी, ठीक है, सा नहीं, सा रे गा मा पा धा नी, फिर सा बोलेंगे तो ये तो पहला वाला आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत आप लोग 10 में केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि न्यूलैंड का ऑक्टेट लॉ है। तो न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है वो भी इसी से रिलेट करके बताए थे कि हर 8वां तक तो पहले वाले का रिपीटेशन होता है, उसी को आवर्तिता कहते हैं। ठीक, समझा। चलिए अभी केमिस्ट्री नहीं है, अभी हिस्ट्री पढ़ते हैं। ठीक, हालांकि जिन लोगों को केमिस्ट्री पढ़ना है वो हमारे प्लेलिस्ट में जाए, क्लास 11th का भाई 2 चैप्टर इनऑर्गेनिक और 2 चैप्टर ऑर्गेनिक अभी छूटा हुआ है, नहीं तो बाकी सारा चीज आपको नोट्स, मतलब नोट्स नहीं, ऐसे ही लिखा लिखा आपको मिल जाएगा। जो भी चीजें हैं अच्छे से लिखाई गई हैं, ठीक है, वो चीज आपको वहां पे मिल जाएंगी। ठीक है, और समझ में भी अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो आप वहां पर जाकर के केमिस्ट्री को पढ़ सकते हैं। और 12th का एक एक चैप्टर हुआ है भाई, और जो भी केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं या जो भी लोग हैं, ठीक है, तो हम अभी केमिस्ट्री का नहीं बना पा रहे हैं। मतलब कुछ दिनों के बाद, कुछ दिन मतलब हमको लगता है 5 से 6 दिन के अंदर हम केमिस्ट्री का भी रेगुलर वीडियो डालने लगेंगे। ठीक है, क्लास 12 वालों के लिए। ठीक, चले आइए देखते हैं। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक, तो सामवेद में किसकी चर्चा मिलती है, सामवेद में संगीत की मिलती है। ठीक, सा रे गा मा पा धा नी। ठीक है, ये चीज। यजुर्वेद में हमको यज्ञ की चर्चा मिलती है। यज्ञ, जैसे एक यज्ञ बड़ा फेमस है अश्वमेध यज्ञ। आप लोग रामायण देखे होंगे तो देखे होंगे अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है, एक तो घोड़ा रहता है। ठीक है, यज्ञ करवा लेते हैं। अब वो घोड़ा को ना, जैसे मान लीजिए हमको किसी का दूसरे का जमीन हड़पना करे, दूसरे का जमीन कब्जियाना है। ठीक है, तो घोड़ा को भेज देंगे और उस घोड़ा के पीछे पीछे सैनिक जाएंगे। ठीक, जैसे आगे आगे घोड़ा है, पीछे पीछे सैनिक है। ठीक है, और अश्वमेध यज्ञ में होता ही था कि घोड़ा, अगर मान लीजिए हमको उसका गांव या कोई भी जमीन उमीन कब्जा करना है, ठीक है, तो घोड़ा उतना जगह अगर घूम लिया, ठीक है, जिसका घोड़ा है उसका घोड़ा अगर उतना क्षेत्र घूम लिया तो वो क्षेत्र अब उनका हो जाएगा जो घोड़ा भेजा है। बात समझ में आ गया, उन राजा का हो जाएगा जो घोड़ा भेजा है। लेकिन अगर बीच में कोनो रोके तो युद्ध होगा। ठीक है, बात समझ में आया। तो जबरदस्ती वाला एक ठो काम है। ठीक है, घोड़ा भेज दिए, घोड़ा भेज रहे हैं तो क्या होगा, घोड़ा भेजेंगे तो होगा क्या, घोड़ा भेजने का मतलब है कि अब ये क्षेत्र अगर घोड़ा पूरा घूम लिया तो वो हमारा हो जाएगा। ठीक, घोड़ा अगर जा रहा है, अगर घोड़ा पूरा घूम लिया वो क्षेत्र तो हमारा हो जाएगा। ठीक, हमारा नहीं, मतलब जो भेजा उनका। ठीक है, और अगर कोई घोड़ा रोक दिया तो पीछे जो सैनिक है वो उनसे युद्ध के लिए तैयार रहेंगे। बात समझ में आ गया। तो ऐसे जबरदस्ती झगड़ा वाला सिस्टम था वहां। ठीक है, बात समझ में आ गया। ऐसे आप देखे होंगे, जब रामायण देखे होंगे तो पीछे पीछे सैनिक जाते हैं, आगे आगे घोड़ा जाता है ना, और बीच में लोग उस रोक देते हैं। ठीक है, तो शायद वो सीन यही था, हमको उतना अच्छे से याद नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ शायद वो यही था, मतलब सीन यही था। ठीक है, चलिए आइए खैर अभी यहाँ पर बातें करते हैं। देखिए, तो ऋग्वेद कहाँ गया, तो ऋग्वेद मतलब जो आर्य आए, ठीक है, सप्त सिंधु प्रदेश में आने के बाद वेद की रचना किए। वेदों की रचना में हमको 4 प्रकार का वेद मिलता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अच्छा, और जो यही वेद है जो आर्यों के वेद, मतलब आर्यों के जैन, आर्यों के ग्रंथ जैन अविष्टा से क्या करता था, मैच करता था। ठीक है, तो इस कारण से भी हम कह रहे थे कि भाई आर्य कहाँ से आए, मध्य एशिया से आए हैं। ठीक है, अथर्ववेद में समझ में आ गया।
ऋग्वेद में मंत्रों का उल्लेख मिलता है और यहीं से गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है जो सूर्यदेव को समर्पित है। सामवेद का सामवेद में संगीत की चर्चा मिलती है। यजुर्वेद में हमको यज्ञ की चर्चा मिलती है, ठीक है, अश्वमेध यज्ञ। अथर्ववेद में जादू टोना से संबंधित है, ठीक है। अथर्ववेद में किससे संबंधित है? जादू टोना से, ठीक है, समझ में है ना, वशीकरण, ठीक है, बात समझ में है क्या? ठीक, तो जो पर्चा वर्चा छापे होते हैं, ठीक है, कि कोई कला है तो उसको दूर करे, है ना, जादू टोना है, ठीक है, या किसी को वश में करना है, ठीक है, बाबा फलाने, है ना, कॉन्टेक्ट दिस फोन नंबर, ये सब करिएगा मत, है ना, फालतू काम है, ठीक है। तो वो सब लोग इसी के जानकार नहीं, बेफालतू वाले, मतलब बेफालतू नहीं, ठीक है, मतलब वो लोग यही काम करते हैं, ठीक है, जो भी थोड़ा बहुत जानते होंगे या जो भी नहीं जानते होंगे, ठीक है। तो वो वशीकरण या वश में करना, ठीक है, खोया हुआ प्यार वापस लाएं, ठीक है, तो ये सब जो फालतू एडवा देखते हैं वो यही है, अथर्ववेद से आता है। आप समझा गया? ठीक, आइए अब आते हैं, देखिए मतलब ये तो हो गया हमारा जो ये था कि भाई अथर्ववेद में किस चीज की चर्चा मिलती है? जादू टोना, ठीक है। ऋग्वेद में किसकी चर्चा मिलती है? भाई मंत्रों की। सामवेद का, यजुर्वेद का, अथर्ववेद में, मतलब और ये अथर्ववेद का, ठीक। तो ये सारी चीजों का हमको मतलब इस वेद में किन किन चीजों की चर्चा मिलती है और जो भी हमारा पीछे क्या पढ़े थे उस बात की चर्चा होगी। अब इसको हम करते हैं इरेज, ठीक है। चलिए आइए आगे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं वैदिक काल, और आज वैदिक काल में हम केवल पढ़ेंगे पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल आज नहीं पढ़ेंगे। और पूर्व वैदिक काल में भी हमको लगता है एक और टॉपिक हमको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसके बाद महिलाओं की स्थिति है, तो महिलाओं की स्थिति नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे और उसी के साथ हम स्टार्ट कर देंगे उत्तर वैदिक काल को, ठीक। लेकिन आज जो वैदिक काल में हमको पढ़ना है पूर्व वैदिक काल, ये आपके बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आइए देखते हैं। तो वैदिक काल दो भागों में बटा है भाई। वैदिक काल का टाइम पीरियड कितना था जल्दी बताइए? 1500 से 600 बीसी। बीसी माने बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, बीसी माने बिफोर क्राइस्ट। पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल में काल का समय 1500 से 600 बीसी। अरे भैया 1500 से 1000, 1500 से 1000 बीसी। और उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड है 1000 बीसी से 600 बीसी, ठीक है, 1000 बीसी से 600 बीसी। अच्छा, अब देखिए जो पूर्व वैदिक काल है, ठीक है, तो पूर्व वैदिक काल के बारे में जो जानकारी मिलता है वो हमको वेदों से मिलता है, ठीक। कौन वेद से? ऋग्वेद से, ठीक है। इसलिए हम पूर्व वैदिक काल को ऋग वैदिक काल भी कह देते हैं, ठीक है। पूर्व वैदिक काल के बारे में जो जानकारी मिलता है, जो हमको जानकारी प्राप्त होता है, वो कहाँ से प्राप्त होता है? ऋग वैदिक काल से, सॉरी ऋग्वेद से। इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं? ऋग वैदिक काल, ठीक है। तो अगर कोई पूछेगा पूर्व वैदिक काल को ऋग वैदिक काल क्यों कहते हैं, तो आप बताइएगा कि भैया पूर्व वैदिक काल को ऋग वैदिक काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि पूर्व वैदिक काल के बारे में जो जानकारी प्राप्त होता है वो हमको ऋग्वेद से प्राप्त होता है। बात समझ में आ गया? इसलिए हम इस काल को क्या कहते हैं? ऋग वैदिक काल, ठीक। अब आते हैं जो वैदिक काल है। देखिए आपको पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों में आपको राजनीतिक संस्थाएं देखनी है, ठीक है, वहां के राजा के बारे में देखना है, ठीक है, वहां का समाज देखना है। तो ये जो चीजें हैं वो आपको दोनों में देखनी है, ठीक है, मतलब आर्थिक व्यवस्था, समाज, राजनीतिक व्यवस्था, ठीक है, ये आपको पूर्व वैदिक काल में भी देखनी है और उत्तर वैदिक काल में भी देखनी है। क्यों देखना है? ताकि आप रिलेट कर पाए कि भाई पूर्व वैदिक काल में जो चीजें थी वो क्या थी, है ना, और पूर्व वैदिक काल से जब हम उत्तर वैदिक काल की तरफ जा रहे हैं तो उस समय चीजें क्या हो रही हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है, और ये आप तभी देख सकते हैं जब आप सारी चीजों को समझते रहे। देखते हैं तो पूर्व वैदिक काल में जो पहला हेडिंग है वो है पूर्व वैदिक काल की राजनीतिक संरचना। कि भाई पूर्व वैदिक काल में जो राजनीतिक संरचना थी वो किस प्रकार से थी। देखिए पूर्व वैदिक काल में देखिए ये जो कुल था, कुल सबसे छोटी इकाई थी, मतलब परिवार को मिलाकर के कुल कहते थे, ठीक है। जब परिवार मिलता था तो उसको कुल कहते थे। जैसे परिवार है, ठीक है, परिवार मिले हैं तो उसको क्या कहेंगे? कुल। और कुल का जो प्रमुख होता था, कुल का जो प्रमुख या जो मुखिया होता था उसको कुलपति कहते थे या कुलप कहते थे, ठीक। ये आपसे कंपटीशन में पूछ, मतलब आपसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ सकता है कि कुल का जो प्रमुख था उसको क्या कहते थे या कुलप किसको कहते थे, ठीक है। तो कुल के प्रमुख को
कुलप या कुलपति कहते थे। ठीक, इंपॉर्टेंट लाइन है ये सारे। उसी तरीके से ग्राम के प्रमुख को ग्रामीणी, विष के प्रमुख को विस्पति, कबीले के प्रमुख को राजन, और एक और आता है ऊपर राष्ट्र, राष्ट्र के प्रमुख को राजा। ठीक है, इसको थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं, नीचे ऊपर यहाँ लिख दे राष्ट्र, राष्ट्र के प्रमुख को राजा, और ये हो गया कबीला, कबीले के प्रमुख को राजन। ठीक है, तो ये थी भाई। सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर है राष्ट्र। ठीक है, तो सबसे ऊपर कौन हो जाएगा? सबसे बड़ा राष्ट्र। ठीक है, राष्ट्र के नीचे आएगा कबीला, कबीले के नीचे आएगा विष, विष के नीचे आएगा ग्राम, ग्राम के नीचे आएगा कुल। ठीक, बात समझ में आ गया? तो कुल जो था वो कुल सबसे छोटी इकाई था। राष्ट्र की सबसे छोटी इकाई क्या थी? कुल। राष्ट्र की सबसे छोटी इकाई कुल थी। ठीक, तो कुल के प्रमुख को क्या कहते हैं? कुलपति या कुलप कहते हैं। ठीक, फिर जब कई सारे कुल मिलते थे, ये देखिए ये ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, बात समझ में आ गया? मतलब घटते क्रम में है, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा। ठीक है, अगर हम ये उल्टा कर दें, ये सबसे छोटा, इसको मिलाएंगे तो ग्राम बनेगा। ठीक है, उल्टा चलते हैं, जब कुल कई सारे कुल को मिलाएंगे, देखिए हम लिखे मतलब ये ऐसे लिखा है। ठीक है, ये घटते क्रम में है, तो ये घटते क्रम में आपको बता दी, अब बढ़ते क्रम में बता रहे हैं। जब कई सारे कुल को मिलाया जाएगा तो ग्राम बनेगा। ठीक है, ऊपर ही एरो मार दे रहा है। ठीक है, ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। अब देखिए, जब कई सारे कुल को मिलाया जाएगा तो ग्राम बनेगा। कई सारे कुल को मिलाएंगे तो ग्राम बनेगा। जैसे कई सारे परिवार मिल गए तो एक ग्राम बनेगा। जब कई सारे ग्राम मिलेंगे तो विष बनेगा। जब कई सारा विष मिलेगा, ठीक है, विष माने तहसील। ठीक है, जब कई सारा विष मिलेगा तो कबीला बनेगा, और जब कई सारा कबीला मिल जाएगा तो एक राष्ट्र का निर्माण होगा। बात समझ में आ गया? तो भाई सबसे बड़ा राष्ट्र और सबसे छोटा कुल। ठीक है, परिवार को मिला के कुल, कुल का मुखिया कुलपति। ठीक है, कुल को मिलाएंगे तो ग्राम, ग्राम का मुखिया ग्रामीणी, ग्राम को मिलाएंगे तो आपका क्या आएगा? विष, विष का मुखिया विषपति, विष को कई सारा मिला देंगे तो कबीला, कबीले का मुखिया राजन, कबीले को मिलाएंगे तो राष्ट्र, राष्ट्र का मुखिया राजा, या राष्ट्र का प्रमुख जो होगा वो राजा होगा। ठीक, ये चीज आपको समझ में आ गई भाई। कुल जो है सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, राष्ट्र की सबसे छोटी इकाई क्या है? कुल है। ठीक है, और सबसे बड़ी इकाई राष्ट्र है। समझ में आ गया? राष्ट्र का जो प्रमुख होता है वो राजन होता है, राजा होता है। ठीक है, प्रमुख, प्रमुख या मुखिया, यहाँ भी प्रमुख प्रमुख प्रमुख, ये चीज है। ठीक है, राष्ट्र का प्रमुख राजा, कबीले का प्रमुख राजन, विष का प्रमुख विषपति, ग्राम का प्रमुख ग्रामीणी, और कुल का प्रमुख कुलपति या कुलप। बात समझ में आ गया? तो ये चीजें हैं। तो पूर्व वैदिक काल की जो राजनीतिक संरचनाएं थी वो इसी प्रकार से थी कि भाई सबसे छोटा कुल था, कुल के ऊपर ग्राम था, ग्राम के ऊपर विष था, विष के ऊपर कबीला था, कबीले के ऊपर राष्ट्र था। ठीक, याद हो गया आपको? अब आइए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखिए वही चीज देखा है, कुल सबसे छोटी व कबीला सबसे बड़ी इकाई था। ठीक है, कुल को मिलाने पर ग्राम, ग्राम को मिलाने पर विष, विष को मिलाने पर कबीला, और कबीलों को मिलाने पर राष्ट्र बनता था। कबीला और कबीले को मिलाने पर राष्ट्र बनता था। बात समझ आ गया? क्या बनेगा? राष्ट्र। अच्छा, तो ये हम देख लेंगे भाई जो राजनीतिक संरचना थी पूर्व वैदिक काल की वो किस तरीके से थी। ठीक है, जब आप उत्तर वैदिक काल में जाएंगे तो उत्तर वैदिक काल में आप जाने पे देखेंगे, देखिए कबीला को ना जन कहते थे। कबीला क्या कहते थे? जन। ठीक है, विष को तहसील, ये कहा जाता था। ठीक है, ये तो इकाई है भाई, सबसे बड़ा है सबसे छोटा। ठीक, तो कबीला को जन कहते थे। जब उत्तर वैदिक काल में आप एंट्री लेंगे तो आप देखेंगे कि जन और जन को मिलाकर के जनपद बना दिया गया। बात समझ आ गया? जन और जन को मिला के क्या बना दिया जाता है? जनपद बना दिया जाता है। और वहां से फिर कबीले वाला कॉन्सेप्ट आप देखेंगे कि समाप्त होता हुआ आपको दिखाई देगा। कब? उत्तर वैदिक काल में। ठीक, हम आपको रिलेट करा रहे हैं कि जब आप वहां पे जाएं तो आप देखें। ठीक है, इन चीजों मतलब ये चीज आपके ध्यान में रहे। आप पीछे पढ़े रहेंगे और जब वहां पर जाएंगे और चीजों तो वहां पे चीजें आपको और अच्छे से क्लियरिफाई होंगी। ठीक है, आप रिलेट कर पाएंगे, और जब आप किसी चीज को रिलेट करते हैं ना तो वो चीजें और बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आती है। ठीक, तो भाई कुल है, कुल का सबसे कुल का जो मुखिया है वो कुलप, फिर कुल से ग्राम, ग्राम से विष, विष से कबीला, कबीले से आपको राष्ट्र बनता हुआ दिखेगा। कहाँ पर? पूर्व वैदिक काल में। ठीक, यहाँ पर बात समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि भाई जो पूर्व वैदिक काल में राजा था, क्या राजा था? क्या राजा नहीं था? ठीक है, राजा नहीं था तो लिखा कहाँ है कि राजा है?
ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, तो पूर्व वैदिक काल के बारे में अगर हम बात करें तो पूर्व वैदिक काल में वास्तविक राजा नहीं थे, ठीक है। जब कबीले पे कोई विषम परिस्थिति आती थी, जब कबीले पर, जैसे मान लीजिए कुछ कबीला है, कुछ जन है, ठीक है, तुम्हारे करवा ले दूसर का। देखिए यहाँ पर मान लीजिए 1 जन, 2 जन, 3 जन, 4 जन, 5 जन, 6 जन, 7 जन, 8 जन, ठीक है। अब मान लीजिए ई जन का मुख डूड घुमा का कब्जी आएंगे, अब है ना, आई वाले का मतलब ई वाले कबीले का कि अब इसको कब्जी आना है, ठीक। ये भाग गया यहाँ हमला करने, तो जब यहाँ हमला करेगा, मतलब जब यहाँ पे ऐसी परिस्थिति आएगी कि भाई कि ये यहाँ पे अब जाएगा इसको क्षेत्र को कब्जा करने, तो ये जो कबीला है, ठीक है, इस कबीले में से कोई आदमी आएगा एकदम मस्त हट्टा कट्टा, बन नहीं रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, इसको कहा जाएगा भैया तुम राजा बन जाओ, ठीक है। देखिए, जब एक कबीला दूसरे कबीले पर आक्रमण करेगा, तब जिस कबीले पर आक्रमण हो रहा है उसमें से कोई ऐसा व्यक्ति जो कि है ना, बल बुद्धि विद्या सब हो उसके पास, ठीक है, बल बुद्धि विद्या सब हो, ठीक है, कहने का मतलब है कि सब तरीके से अपना संभाल सके। तो इस कबीले, मान लीजिए ये वाला कबीला इसके पे आक्रमण कर रहा है, ठीक, तो जिस कबीले पर आक्रमण हो रहा है उसमें से किसी ऐसे व्यक्ति को छांटा जाएगा जो शारीरिक और मानसिक रूप से ताकतवर हो, ठीक है, उसको कहा जाएगा भैया तुम राजा बन जाओ। अब वो उसको राजा बना दिया जाएगा। अब जब उसको राजा बना दिया जाएगा तो उसका ये कर्तव्य होगा कि वो कबीले के लोगों की रक्षा करे और युद्ध के लिए, मतलब युद्ध के लिए जो तैयार क्या कहते हैं, जो निर्णय है वो करे, ठीक है, बात समझ में आ गया। तो देखिए, यहाँ पर वास्तविक राजा नहीं होते थे, लिख लीजिएगा, यहाँ पर वास्तविक राजा नहीं होते थे, ठीक। जब कबीला विषम परिस्थिति में पड़ता था तो किसी ऐसे व्यक्ति को राजा बना दिया जाता था जो कबीले की रक्षा कर सके, ठीक है, जो कबीले क्या कर सके, रक्षा कर सके, ठीक है। राजा का कार्य जनता की रक्षा करना, भाई राजा क्या करेगा, जनता की रक्षा करेगा और युद्ध का नेतृत्व करेगा कि भाई ऐसे ऐसे काम करो, ऐसे ऐसे लड़ो, ठीक है, बात समझ आ गया, युद्ध का नेतृत्व करे। जैसे आप लोग है बाहुबली मूवी देखे होंगे, ठीक है, तो उसमें जो रहते हैं वो बताते हैं कि भाई इस तरीके से हमको युद्ध करना है, ठीक है। जब वो इस युद्ध का नेतृत्व करने का मतलब होता है कि युद्ध की प्लान, मतलब एक तरीके से युद्ध किस प्रकार से हमको करना है ना, किस तरीके से हमको लेके चलना है युद्ध को, उसके बारे में, ठीक है। तो युद्ध का नेतृत्व करना और जनता की रक्षा करना, ये दोनों काम कौन करेगा, राजा, ठीक है। तो राजा के 2 काम थे। तो पूर्व वैदिक काल में अगर कोई पूछा कि वास्तविक राजा है, तो कहेंगे नहीं, वास्तविक राजा नहीं होते थे। तो राजा का कॉन्सेप्ट क्यों आया, आ जाएगा कि भाई जब कबीला विषम परिस्थिति में पड़ता था, जैसे कोई एक कबीला दूसरे कबीले पे आक्रमण कर दिया, ठीक है, तो जिस कबीले पे आक्रमण हुआ वहां पे कोई एक व्यक्ति को छांटा जाएगा जो शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ताकतवर हो, ठीक है। अब वो व्यक्ति क्या करेगा, वो व्यक्ति आएगा, युद्ध का नेतृत्व करेगा और कबीले में जो उसके कबीले में लोग रहेंगे उसकी रक्षा करेगा, ठीक। अब देखिए, हमेशा तो राजा का पद नहीं है, लेकिन जब राजा का पद आता है, ठीक है, लेकिन जब राजा का पद आता है तो उस राजा पर कंट्रोल करने के लिए कुछ राजनीतिक संस्थाएं भी बनाई गई। भाई हमेशा राजा नहीं है, लेकिन भाई जब आक्रमण करेगा तो राजा बनाना है, और जो राजा बन गया तो उस राजा पर कंट्रोल करने के लिए क्या होगा, भाई मान लीजिए अभी कोई राजा नहीं है, एक तो राजा आ गया, तो इस राजा पर कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, इसके ऊपर एक राजनीति, मतलब इसको कंट्रोल करने के लिए राजनीतिक संस्थाएं बनाई जाएंगी। तो हमको पूर्व वैदिक काल में अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, राजनीतिक संस्था। अच्छा, इसको देख लीजिए पूरा कि भाई पूर्व वैदिक काल में वास्तविक राजा नहीं थे, लेकिन जब कबीला विषम परिस्थिति, मतलब यही कि पहिका कमन क्या है, कब्जी आएंगे, तो ही गया पे हमला मार दिया, ठीक। अब इस पे मारेगा हमला तो इनमें से छाटेंगे सबकी कौन मस्त है आदमी, ठीक है, तो जो मस्त आदमी रहेगा उसको निकाल के राजा बना देंगे। अभी राजा का काम क्या रहेगा कि रक्षा करेगा और युद्ध का नेतृत्व करेगा, ठीक। तो जब कबीला विषम परिस्थिति में पड़ता था तो किसी ऐसे व्यक्ति को राजा बना दिया जाता था जो कबीले की रक्षा कर सके। राजा का कार्य जनता की रक्षा करना व युद्ध का नेतृत्व करना था। अब देखिए, ये बात ये थोड़ा सा अंडरलाइन करके याद रखिएगा, ठीक है। पूर्व वैदिक काल में राजा के लिए जनस्यो गोपा, पूर्व वैदिक काल में राजा के लिए एक शब्द प्रयोग हुआ है जनस्यो गोपा, इसका मतलब होता है जनता का रक्षक, ठीक। तो पूर्व वैदिक काल में राजा के लिए एक शब्द प्रयोग हुआ है क्या, जनस्यो गोपा। जनस्यो गोपा का मतलब क्या होता है, जनता का रक्षक, ठीक। तो ये बात आप याद रखिएगा। देखिए, अभी तक हम क्या पढ़े, 2 टॉपिक पढ़े, ठीक है। एक तो वो कि भाई जो यहाँ की राजनीतिक संरचना है वो कैसी है, तो सभा समिति करें, ठीक है। राजनीतिक संस्था क्या है, तो राजनीतिक संरचना कैसी है, ठीक है। यहाँ की राजनीतिक संरचना क्या है, भाई सबसे नीचे आपका क्या है, सबसे नीचे आपका आएगा कुल,
कुल को मिलाएंगे तो ग्राम, ग्राम को मिलाएंगे तो विश्व, विश्व को मिलाएंगे तो कबीला, कबीले को मिलाएंगे तो राष्ट्र। ठीक, ये चीज। तो दूसरा हम पढ़ रहे हैं क्या वास्तविक राजा है या नहीं है। ठीक है, तो पता चल गया कि भाई जब कबीले पर हमला होगा या विषम परिस्थिति आएगी कबीले पर, तो कबीले में से ऐसे व्यक्ति को निकाल करके राजा बनाएगा जो ताकतवर होगा। ठीक है, और पूर्व वैदिक काल में राजा के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है जनस्यो गोपा। जनस्यो गोपा का मतलब होता है जनता का रक्षक। तो अभी हम इतना पढ़े। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, फिर लिखा है पूर्व वैदिक काल में राजा राजनीतिक संरचना है। अब राजा हमेशा नहीं है, लेकिन जब राजा कोई बनेगा तो उस राजा के ऊपर कंट्रोल या अंकुश लगाना जरूरी है। ठीक है, राजा के ऊपर भी अंकुश लगाना जरूरी है। नहीं तो आप देखे होंगे जो फ्रांसीसी क्रांति पढ़े होंगे, तो जो राजा के ऊपर कोई अंकुश नहीं लगा सकता था तो वो राजा निरंकुश हो गया, है ना। इसलिए राजा के ऊपर अंकुश लगाना या रोक लगाना बड़ा जरूरी है। बात समझ में आ गया? बात समझे? किसी के ऊपर भी मतलब उसको एकदम छूट नहीं दे देना चाहिए। ठीक है, अगर आप एकदम छूट दे देंगे तो हो सकता है कोई ना कोई गलत मार्ग में चला जाए। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो हर एक व्यक्ति पर अंकुश लगाना आवश्यक होता है। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो राजा हो, चाहे कोई लड़के हो, चाहे लड़कियां हो, या कोई भी हो, ठीक है, तो उनके ऊपर थोड़ा बहुत रोक जरूरी है। ठीक है, बात समझ में आ गया? अब ऐसा नहीं कि कोई लड़की पढ़ना चाह रही है या कोई लड़का पढ़ना चाह रहा है तो उसके ऊपर अंकुश लगा दे कि नहीं पढ़ना है, बोरे नहीं जाना है। ठीक है, ऐसा अंकुश नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गया? ये चीज नहीं। चलिए आइए, पूर्व वैदिक काल में जो अच्छा देखिए हमने देख लिया राजनीतिक संस्था। ठीक है, तो राजनीतिक संस्था क्यों बनाई गई? राजनीतिक संस्था इसलिए बनाई गई क्योंकि जो राजा बन रहा है तो राजा के ऊपर एक अंकुश लग सके, राजा को आदमी कंट्रोल करके रख सके, है ना, वो निरंकुश ना हो जाए। बात समझ में आ गया? तो देखिए इस समय 4 तरीके की राजनीतिक संस्थाएं आपको दिखेंगी, सभा, समिति, विदथ और गण। ठीक है, सभा, समिति, विदथ और गण। इस समय देखिए जो महिलाएं थी वो सभा और विदथ में भाग ले सकती थी, ये भी लाइन याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन समिति और गण में भाग नहीं ले सकती थी। ठीक है, पूछता है कि भाई जो पूर्व वैदिक काल में महिलाएं थी वो किसमें भाग ले सकती थी और किसमें नहीं ले सकती थी। तो सभा और विदथ में ले सकती थी, लेकिन समिति और गण में नहीं ले सकती थी। जब आप पूर्व वैदिक काल में जाएंगे तो देखेंगे कि ये मतलब 2 संस्थाओं को इसमें से हटा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय पूर्व उत्तर वैदिक काल में राजा का पद आनुवंशिक हो जाता है ना, वंशानुगत हो जाता है। ठीक है, तो राजा के हाथ में पूरा कंट्रोल आ जाता है। जब राजा के हाथ में पूरा कंट्रोल आ जाता है तो यह होता है कि भाई अब जो राजा है, ठीक है, वो अपने हिसाब से काम करता है। ठीक है, मतलब राजा के ऊपर कोई रोक लगाने वाला नहीं है, तो राजा आपको निरंकुश प्रवृत्ति का होता हुआ दिखने लगेगा। ठीक है, पहले जो राजा के ऊपर कंट्रोल करने के लिए राजनीतिक संस्थाएं हैं, ठीक है, राजा के ऊपर जो अंकुश लगा रही हैं, जब आप उत्तर वैदिक काल की तरफ जाएंगे, जब राजा का पद आपको वंशानुगत दिखेगा तो आप देखेंगे कि राजा किस तरीके से निरंकुश होता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर करते हैं यहीं पर समाप्त। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। एक बार हम फटाक से पूरा रिवाइज करा देते हैं। देखिए राजनीतिक संरचना क्या था? सबसे छोटा था कुल का जो मुखिया था वो कुलपति या कुलप। ठीक है, कुल के ऊपर आता है, कुल को मिलाएंगे तो ग्राम। ठीक है, ग्राम का मुखिया ग्रामीणी, ग्राम को मिलाएंगे तो विश्व का मुखिया विस्पति। ठीक है, और विश्व को क्या कहते हैं? तहसील। और कई सारे विश्व को मिलाएंगे तो कबीला, कबीले का मुखिया राजन। कई सारे कबीले को मिलाएंगे तो राष्ट्र, और राष्ट्र का मुखिया राजा। ठीक, समझ आ गया? फिर था छोटा सबसे था कुल और बड़ा सबसे था कबीला। ठीक है, मिलाने पर था। फिर आते हैं पूर्व वैदिक काल में, क्या वास्तविक राजा थे? तो नहीं, वास्तविक राजा नहीं थे। लेकिन जब कबीला विषम परिस्थिति में पड़ता था या जिस कबीले के ऊपर हमला या संकट कोई आता था तो उस कबीले में से किसी व्यक्ति को निकाल करके राजा बना दिया जाता था, और उस राजा पर अंकुश लगाने के लिए राजनीतिक संस्थाएं बनाई गई, सभा, समिति, विदथ और गण। ठीक है, जो महिलाएं थी सभा और विदथ में भाग ले सकती थी, लेकिन समिति और गण में भाग नहीं ले सकती थी। ठीक है, और इस समय अगर हम आगे जब पढ़ाएंगे कि देखेंगे कि महिलाओं की स्थिति आपको अच्छी दिखेगी, लेकिन जब वही हम उत्तर वैदिक काल में देखेंगे तो हमको महिलाओं की स्थिति खराब होती हुई दिखने लगेगी। ठीक, तो अभी इस लेक्चर को यहीं पर करते हैं समाप्त। आप लोग पहले इतना अच्छे से पढ़िए, नोट्स तैयार करिए। ठीक है, चीजों को आराम से समझिए। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में महिलाओं की स्थिति के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।